नमस्कार दोस्तों, हम ज्योमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन के तहत हमने एक अध्याय पढ़ा था भू संचलन या अर्थ मूवमेंट। उस अध्याय में हमने देखा था पृथ्वी का धरातल सदा एक समान नहीं रहता, वह बनता एवं बिगड़ता रहता है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर दो तरह के बल कार्य कर रहे हैं, एक आंतरिक या अंतर्जात बल है, दूसरे बाह्य या बहिर्जात बल है। आंतरिक बल क्या करते हैं कि धरातल एक समान है। आंतरिक बल जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, प्लेटों के अंदर संचलन हो गया, जिसके कारण क्या होगा, आंतरिक बलों के कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई विषमता है। धरातल एक समान था और उसके ऊपर क्या है, विषमताएं आ गई। यानी कि आंतरिक बल किस तरह का कार्य करते हैं, वो क्या है, धरातल के ऊपर विषमताएं लेकर आते हैं। ये कोई स्थान ऊपर भी उठ सकता है और क्या है, नीचे की तरफ भी धंस सकता है। दूसरी तरफ बाह्य बल है, जैसे अपर्दन है, अपक्षय है, मास वेस्टिंग या वृत्त अक्षरण है, या अपर्दन के विभिन्न कारक हिमनदी, नदी, पवन, समुद्री लहरें इत्यादि हैं। वो क्या करते हैं, इसकी काट छांट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कोई स्थान ऊपर उठा अपने धरातल से, तो उसकी काट छांट होनी स्टार्ट हो जाती है। समय के साथ साथ ये क्या होगा, समय के साथ साथ दोबारा से ये क्या है, समतल मैदान की तरफ क्या है, अग्रसर हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक लगने वाले समय अवधि और उम्र के पड़ावों को एक नाम दे दिया गया है, जिसका नाम क्या है, अपर्दन चक्र। यानी कि अपर्दन चक्र क्या है, समय की वह अवधि है जिस समय अवधि के तहत कोई उत्थित या अपलिफ्टेड भूखंड दोबारा से समतल मैदान में तब्दील हो जाता है। उसको हम क्या है, अपर्दन चक्र, भौगोलिक चक्कर या साइकिल ऑफ इरोजन बोलते हैं। चक्र के बारे में सर्वप्रथम विचार स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन ने दिए थे। उन्होंने एक रूपतावाद या यूनिफॉर्म अट्रेनिज्म का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था कि जो सी हमारी भू आकृतियां हैं उनका इतिहास चक्रीय है। आज जहां पर पर्वत है, आने वाले समय में वहां पर समतल मैदान हो सकता है, फिर आने वाले समय में वहां पर पर्वत हो सकता है, फिर आने वाले समय में वहां पर समतल मैदान हो सकता है। यानी कि चक्रीय अवधि के तहत भू आकृतियों का निर्माण होता है। उन्होंने क्या कहा था, ना तो कोई आदि का लक्षण है, ना ही कोई अंत की आशा। यानी कि धरातल के ऊपर हम ये बिंदु निश्चित नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में यहाँ पर ये भू आकृति बनी थी और पृथ्वी के अंत में यहाँ पर ये भू आकृति बनेगी, बल्कि ये भू आकृतियां तो क्या है, चक्रीय है। एक भू आकृति बनती है, कुछ समय के बाद वह बिगड़ जाती है और कुछ समय के बाद वह दोबारा बन जाती है। लेकिन अपर्दन चक्र के बारे में व्यवस्थित ढंग से WM डेविस यानी कि विलियम मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम अपना सिद्धांत दिया था। उन्हें 1899 ईस्वी के अंदर IGU इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के अंदर अपना पेपर पब्लिश किया था, जिसके तहत इन्होंने अपर्दन चक्र कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था और ये लंबे समय तक इनके अपर्दन चक्र को मानता रही। ये जो उनसे महोदय ने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के अंदर पेंसिल्वेनिया नामक स्थान के ऊपर लंबे समय तक अपना खोज, लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन की और ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपना सिद्धांत दिया था। WM डेविस ने क्या कहा था कि अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके तहत कोई उत्थित भूखंड अपर्दन प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि समय के साथ साथ किसी स्थान पर क्या है, कोई भूखंड का निर्माण हुआ, समय के साथ साथ ये भूखंड क्या होगा, इसके ऊपर अपर्दन प्रक्रिया होगी और अपर्दन प्रक्रिया के तहत ये धीरे धीरे घिसकर क्या हो जाएगा, आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्दन चक्र बोलेंगे। तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता, यही ध्यान में नहीं होता कि लैंडस्केप, भू आकृति, भू दृश्य का मतलब क्या है। भू आकृति, लैंडस्केप या भू दृश्य से क्या मतलब है कि जो सा स्थल रूप हमें दिखाई दे रहा है वो स्थल रूप क्या है। भू आकृति क्या हो सकती है, कोई पर्वत हो सकता है, कोई पठार हो सकता है, कोई जलप्रपात हो सकता है, कोई घाटी हो सकती है, कोई महाद्वीप हो सकता है, कोई महासागर हो सकता है, कोई गोर्ज हो सकता है, कोई बालू का स्तूप हो सकता है। वो सारे के सारे क्या है, स्थलाकृति, भूआकृति, भूदृश्य है। जब तक हम उसका नाम ना लें तो सभी की सभी क्या है, हमारे स्पेसिफिक
जब तक हम किसी स्पेसिफिक का नाम ना ले, जब तक वो सारे की सारे क्या है, भू आकृतियां, स्थलाकृतियां, भूदृश्य ही कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी अलमारी में बहुत सारी किताबें रखे तो हम उन सभी को क्या बोलते हैं, किताबें ही बोलते हैं। अगर हम स्पेसिफिक नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक बुक की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे ही क्या है, ये जितने भी हमारे सामने रूप है, कहीं पर क्या है, जलप्रपात है, वी शेप वैली है, पठार है, पर्वत है, गुंदाकार पर्वत है, शंकुआकार पर्वत है, तो महाद्वीप है, महासागर है, ये सभी के सभी क्या है, स्थलाकृति, स्थलाकृति, भूदृश्य, भू आकृति, लैंडस्केप, इनको हम बोल सकते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि जो से हमारे भूदृश्य है उसको नियंत्रित करने वाले 3 कारक हैं। कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। W.M. डेविस ने अपर्दन चक्र को नियंत्रित करने वाले 3 कारक बताए हैं। वो 3 कारक क्या है? संरचना, प्रक्रम व अवस्था। स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। एक उदाहरण लेकर चलते, उदाहरण लेते हैं। जैसे ये क्या है, अगर हम देखें कि रुई का एक वो बनाया हुआ है और इसको हम किससे एसोसिएट करेंगे? गुंदाकार पर्वत से हम इसको एसोसिएट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रुई के हिसाब से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना है। संरचना कैसी है? ये रुई से बना हुआ है। रुई काफी सॉफ्ट है, पानी को ये ऑब्जॉर्व कर सकती है। और इसमें क्या है, इसका ढाल क्या है, काफी मंद है। और अब हम इसको गुंदाकार पर्वत के रूप में एसोसिएट करके देखते हैं कि जब से ये गुंदाकार पर्वत बना है तो इसकी कोई ना कोई संरचना होगी। संरचना में क्या होगा कि इसकी चट्टानें किस तरह की होगी, चट्टानों का प्रकार होगा, चट्टानों का प्रकार, चट्टानों के प्रकार के साथ यानी किसी ना किसी एक चट्टान की बनी हुई हो सकती है। विभिन्न तरह के क्या होंगे इसके अंदर, खनिज हो सकते हैं, पारगम्य, पानी को अपने अंदर से गुजरने दे सकती है, यह अपारगम्य हो सकती है, अपारगम्य हो सकती है। उसके साथ साथ क्या हो सकती है, पारगम्य, अपारगम्य, कठोर हो सकती है, नरम हो सकती है, इसमें वलन पड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, सममित या असममित है, या मोनोक्लाइनल है, आइसोक्लाइनल है, नापे है, ग्रीवाखंड है, किसी एक तरह के वलन हो सकते हैं। इसमें क्या है, भ्रंश हो सकते हैं। यानी कि डेविस महोदय क्या कहना चाहते हैं कि जो सा हमारे सामने भूदृश्य दिखाई देता है, भूदृश्य, ये मान लिया कोई भूदृश्य है तो इसकी कोई ना कोई संरचना होगी। संरचना किस तरह की होगी, ये कोई ना कोई एक तरह की चट्टान से बनी हुई हो सकती है। विभिन्न तरह के खनिज हो सकते हैं, पारगम्य या अपारगम्य हो सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है। उसके अलावा फोल्ड इसमें किस तरह के हैं, जो से ये फोल्ड पड़े हुए हैं, दोनों भुजाएं किस तरह की, इसके फोल्ड किस तरह के हैं। उसके अलावा फाल्ट किस तरह के पड़े हुए हो सकते हैं। तो यानी कि जो से हमारे चट्टाने हैं उसकी प्रकृति किस तरह की है, उसकी बनावट किस तरह की है, और ये किस चीज का भूदृश्य है, जो सा हमारा भूदृश्य, यानी कि भूदृश्य की क्या होती है, संरचना होती है। कि जो सा हमारे सामने भूदृश्य बना है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, वो कौन से किन किन चीजों से बना हुआ है, वो किस तरह से वहां पर वलन क्या है, उसकी डीप नदी क्या है, उसकी स्ट्राइक क्या है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, उसकी संरचना के अंदर आएगी कि उसकी संरचना किस तरह की। उसके बाद बात करते हैं हम प्रक्रम या प्रोसेस की। अब बात लेते हैं हम प्रक्रम। ऐसी शेप किसने दी है इसकी? अभी हमने इसका उदाहरण लिया था कि ये गुंदाकार चोटी है, रुई की बनाई हुई है, इसकी शेप मैंने हाथ से दी, तो इसमें प्रोसेस क्या हुआ कि हमने हाथ से इसको क्या है, गुंदाकार शेप दिया। जो से हमें भूदृश्य धरातल के ऊपर दिखाई देता है, ऊपर किन किन कारकों ने प्रोसेस की है, वो आंतरिक प्रोसेस के तहत ऐसी बनी है या बाह्य प्रोसेस के तहत ऐसी बनी है। यानी कि जो सी ये प्रोसेस हमें, ये भूआकृति हमें दिखाई दे रही है, उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोसेस हुई है, आंतरिक प्रोसेस हुई है, आंतरिक प्रोसेस के कारण ऐसी बनी है, या बाह्य प्रोसेस के कारण ऐसी बनी है। बाह्य के अंदर अपर्दन किसने किया है, उसका अपक्षय हुआ है, उसका अपर्दन में नदी ने उसको ऐसी शेप दी है, हिमनदी ने ऐसी शेप दी है,
हिम नदी के बाद पवन ने ऐसी शेप दी है, यानी कि जो सी हमारे कोई भूदृश्य दिखाई देता है उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोसेस ने उसको ऐसा बनाया या बिगाड़ा है। यानी कि कहीं पर अगर हमें नुकीला पर्वत दिखाई देता है या कहीं पर हमें क्या है पठार दिखाई देते हैं, तो वहां पर उनको ऐसी शेप किसने दी है। संरचना तो है इसकी अलग संरचना हो सकती है, इसकी अलग संरचना हो सकती है, एक समान संरचना भी हो सकती है, लेकिन उनको ऐसी शेप किसने दी है, ऐसी आकृति किसने दी है, वो क्या कहलाती है, इसकी प्रक्रम या प्रोसेस कहलाती है। यानी कि अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग प्रोसेसेस होती है। जैसे हम अगर रेगिस्तान की बात करें, वहां पर इसका प्रोसेस करने वाला कौन सा कारक सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहता है, वहां पर वायु या पवन रहती है। अगर हम उष्ण आर्द्र इलाकों की बात करें, वहां पर क्या है, नदियां इनको क्या है प्रोसेस करती है और क्या है इनको ऐसी शेप देती है। अगर हम ठंडे इलाकों की बात करें, वहां पर क्या है हिम नदियां इनको क्या है एक अलग तरह की शेप प्रदान करती है। अगर हम तटीय इलाकों की बात करें, वहां पर समुद्री तरंगे इस अलग अलग जो से हमारे भूदृश्य देखने को मिलते हैं उनको शेप या उनको आकृति प्रदान करती है। और अगर हम क्या है काष्ठ प्रदेश या चूना प्रदेश की बात करें, वहां पर क्या है भूमिगत जल क्या है उनको उस तरह की शेप प्रदान करता है। उसके बाद आता है अवस्था। अवस्था से क्या तात्पर्य है कि जो से हम भू आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं या भू आकृतियां या भूदृश्य को देख रहे हैं, वो कौन सी स्टेज में है। कौन सी स्टेज का मतलब क्या है, ये स्टेज में है, ये इस स्टेज में है, ये इस स्टेज में। यानी कि पहले ये क्या थी, इस तरह की अवस्था थी, धीरे धीरे वो और घिस गई और उसके बाद वो इस तरह की होगी और समय के साथ साथ वो क्या है समतल मैदान में तब्दील होगी। यानी कि जो सी अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर तीन अवस्थाएं, तीन या चार अवस्थाएं मानते हैं कि पहले बाल्यावस्था है, फिर युवावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था है। ऐसे ही अगर हम भूदृश्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि वो भूदृश्य अभी जवानी के अंदर या युवावस्था के अंदर है, या उस पर इतनी ज्यादा समय बीत चुका है वो घिसकर प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया है, या वो क्या है वृद्धावस्था में पहुंच गया। यानी कि जो से हमें भूदृश्य दिखाई देते हैं उनके ऊपर वो सबसे पहले उनकी एक संरचना होती है, उनके ऊपर अलग अलग प्रोसेस लगे होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन सी अवस्था के अंदर है, वो युवावस्था के अंदर है, प्रौढ़ावस्था के अंदर है या वृद्धावस्था के अंदर है। तो इसलिए जो सा हमारा डेविस महोदय था उन्होंने क्या कहा था कि जो सा हमारा लैंडस्केप है, landscape is a function of structure, process and stage. Landscape is a function of structure, process and stage, या हिंदी में बोल सकते हैं हम भूदृश्य है हमारा भूदृश्य संरचना, प्रक्रम व अवस्था का प्रतिफल है। यहाँ पर डेविस महोदय क्या कहना चाहते हैं कि जो सा भी हमें भूदृश्य दिखाई देता है, वो हमारा पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, वो किस चीज से मिलकर बना है कि उसकी एक संरचना होगी। संरचना में क्या है, उसकी चट्टानों की आकृति किस तरह के है, चट्टानों का प्रकार किस तरह का है, चट्टानों की बनावट किस तरह की है, चट्टानों की प्रकृति किस तरह की है, वहां पर वर्ण कौन सा पड़ा हुआ है, या वहां पर अगर फॉल्ट है तो वो किस तरह का फॉल्ट है, नॉर्मल है, रिवर्स है, तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें वो आ जाती है। उसके बाद प्रक्रम, उसको इस तरह का बनाया किसने, उस पर काट छांट कौन कौन से कारकों ने की है, नदी ने काट छांट की है या सभी कारकों ने एक साथ उसके ऊपर काट छांट की है। तो वो क्या आ जाते हैं हमारे प्रोसेस के अंदर, अवस्था के अंदर। वो कौन सी अवस्था के अंदर पहुंचता है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत की बात करें वो अभी युवा अवस्था में, अरावली पर्वतमाला की बात करें, सतपुड़ा की बात करें, विंध्याचल की बात करें, वो क्या है वृद्धावस्था में पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो सा हमारी भू आकृतियां हैं या भूदृश्य है उसको तीन तरह के कारक नियंत्रित करते हैं। वो तीन तरह के कारक क्या है, संरचना, प्रक्रम व अवस्था। यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा है कि अपर्दन क्या हो, अपर्दन चक्कर क्या है और अपर्दन चक्कर को नियंत्रित करने वाले कारक। डेविस महोदय ने अपने सिद्धांत देने से पहले कुछ मान्यताएं मानी है। उन्होंने क्या कहा है कि कोई समुद्र अपर्दन चक्र कहां स्टार्ट होगा कि कोई समुद्र तल से किसी भूखंड का उत्थान होगा।
उत्थान की जो सी तीव्रता, उत्थान उत्पन्न होने की जो सी दर क्या होगी, तीव्र होगी, और जो सी अपक्षय की दर होगी वो क्या होगी, मंद होगी। यानी तीव्रता से किसी स्थान के ऊपर क्या है, कोई भूखंड उत्थित हो जाएगा, अपलिफ्टेड हो जाएगा। उसके बाद जो सा इसके ऊपर अपर्दन होगा, अपर्दन जब तक स्टार्ट नहीं होगा, अपर्दन है जो सा वो जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये पूरा का पूरा ऊपर ना उठ ले, यानी कि जब तक इसका उत्थान पूरा नहीं होगा अपर्दन स्टार्ट नहीं होगा। और जो सा अपर्दन होगा, अपर्दन कौन से कारकों द्वारा किया जाएगा, वायु द्वारा किया जा सकता है, हिम नदी के द्वारा किया जा सकता है, नदी के द्वारा किया जा सकता है, भूमिगत जल के द्वारा किया जा सकता है। डेविस महोदय ने क्या कहा कि जो सा अपर्दन होगा वो वायु द्वारा, हिम नदी द्वारा, नदी द्वारा और भूमिगत जल द्वारा होगा। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि जो सा हमारा कि किसी विशेष स्थान पर कहीं पर क्या है, वायु इंपॉर्टेंट होगी, कहीं पर हिम नदी, कहीं पर नदी, और कहीं पर क्या है, भूमिगत जल होगा। और अपर्दन चक्र में उसने क्या बताया कि जो सा इसका अपर्दन चक्र है ये समतल मैदान में परिवर्तित होगा। तो ये 3 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद क्या है, वृद्धा अवस्था के अंदर क्या है, इस अपर्दन चक्र का पूरा होगा। और उसके पश्चात हम इसके अपर्दन चक्र को ग्राफ के द्वारा, WM डेविस के मॉडल को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म को जानना जरूरी है जिनके बारे में उन्होंने अपने मॉडल में जिक्र किया है। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये क्या है, भूदृश्य है। भूदृश्य में क्या है, ये चोटी का पीक है। अगर हम इन पीक को मिलाते हुए कोई लाइन खींचेंगे तो वो क्या कहलाता है, अपर करव, यानी कि ऊपरी करव, जो क्या है चोटियों को मिलाते हुए जो लाइन मिलाते हैं उसको उसने क्या नाम दिया है, अपर करव या ऊपरी वक्र। और जैसे ये वाला है, यहाँ से मान लिया कोई नदी वगैरह बह रही है तो उस नदी की जो सी एक घाटी है, अगर हम नीचे वाले करव को जहाँ से नदी घाटियां बह रही है उनको मिलाते हुए कोई लाइन खींचेंगे तो वो क्या है, निचला करव या लोअर करव या निचला वक्र कहलाएगा। उसके पश्चात उसने महोदय ने क्या, डेविस महोदय ने कौन सा वर्ड का यूज किया था, सापेक्ष ऊंचाई तथा निरपेक्ष ऊंचाई। मान लिया जो से ये पीक है हमारी समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है, तो हम क्या बताएंगे कि निरपेक्ष ऊंचाई चोटी की कितनी है, 800 मीटर। और जो से ये वाली है हमारी घाटी है वो समुद्र तल से केवल 300 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें घाटी और जो सी हमारी चोटी है उनके बीच ऊंचाइयों में जो सा अंतर है वो क्या है, 500 मीटर का अंतर है। और ये क्या कहलाता है, ऊंचावच या सापेक्ष ऊंचाई कहलाती है, रिलेटिव हाइट है। रिलेटिव हाइट कितनी हो जाएगी, ये पीक समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है और जो सी इसकी घाटी है वो कितनी ऊंचाई पर है, 300 मीटर की। तो जो सा 800 माइनस 300 है, जो यानी कि जो ये ऊंचे वाले प्रदेश में ये वाली ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या कहलाती है, हमारी सापेक्ष ऊंचाई या रिलेटिव हाइट। डेविस महोदय ने क्या कहा था कि युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था के बारे में बताया है, उनकी चर्चा हम एक ग्राफ के माध्यम से करते हैं। डेविस महोदय के अपर्दन चक्र को हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, इसके ऊपर हमने समय दिखाया कि जिस तरह से समय बीतेगा अपर्दन चक्र किस तरह से आगे प्रभावशाली होता जाएगा। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी भूखंड की समुद्र तल से ऊंचाई दर्शाई है। डेविस महोदय क्या कहते हैं कि अपर्दन चक्र का आरंभ एक ऐसे उत्थित भूखंड से होता है जिसका उत्थान शीघ्रता से हो गया हो। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक भूखंड बनाया जो क्या है, शीघ्रता से समुद्र तल से ऊपर उठ गया है। तो यहाँ पर जो सी ये चीज है, ये भूखंड है, शीघ्रता से उत्थित हो गया है। यहाँ तक क्या है, इस अवधि को जहां से क्या है उत्थान हुआ है, इसको क्या है, इसमें हमने चक्रीय अवस्था के अंदर शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उत्थान के बाद ही अपर्दन चक्र का क्या है, आरंभ होता है। यहाँ पर क्या है, ये जो सा हमारा, अगर हम इस बिंदु को और इस बिंदु को देखें, अगर हम इसको ए और बी बोले, ए और बी क्या है, निरपेक्ष ऊंचाई है कि समुद्र तल से कोई स्थान कितनी ऊंचाई के ऊपर है। और उसके पश्चात अगर हम ऊपरी बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपर करव, ऊपरी वक्र कहलाएगा। और अगर जो से हम घाटियां वाले बिंदुओं को मिलाते हुए कोई करव बनाएं तो ये क्या कहलाता है, लोअर करव कहलाता है। ये जो से
ऊपरी बिंदुओं को मिलाते हुए खींचा वो अपर कर्व हो गया, और नीचे वाले बिंदुओं घाटियों को मिलाते हुए खींचा तो वो लोअर कर्व हो गया। अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि जो सा हमारा ये भूखंड है, ये जो सी समुद्र तल से ये इसका उत्थान हुआ सबसे पहले, ये जो सी ऊंचाई है इतना ऊपर उठा है, तो ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई इसकी निरपेक्ष ऊंचाई जो क्या है ए बी है। और जो सी ये वाला इसकी घाटी है, ये घाटी क्या है इसकी गहरी है। और जो सी ये वाली ऊंचाई इसकी घाटी से लेकर जो सी इसके पीक की ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई है, ये क्या कहलाती है, सापेक्ष ऊंचाई कहलाती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ए बी तो इसकी निरपेक्ष ऊंचाई है और बी सी क्या है, इसकी सापेक्ष ऊंचाई है। तो सबसे पहले जैसे ही इसका उत्थान हुआ, इस भूखंड का उत्थान हुआ, तो क्या होगा, इसके ऊपर बारिश हुई। बारिश होने के बाद क्या है, इसके ढाल के अनुरूप क्या है, सरिताओं का विकास हुआ। तो और सरिताओं क्या है, ढाल के अनुरूप बह रही है, और ढाल तीवर है, तो तीवर ढाल होने की वजह से वो क्या है, वर्टिकल इरोजन करेगी, वो अपनी घाटियों को गहरा करती जाएगी। और वो घाटी क्या है, गहरी, यानी कि जो सा वो चोटी की तरफ भी आगे की तरफ बढ़ेगी, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, शीर्षवर्ती अपर्दन। यानी कि जो सी हमारी नदी है, नदियां सरिताएं उद्गम हुई, वो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ उद्गम, और वो धीरे धीरे क्या है, अपनी हेडवर्ड इरोजन करेगी। और कई बार क्या होती है कि जो सी ये नदी है इस साइड बह रही है, इस नदी का जल इस साइड बह रही है, तो ये नदी इस नदी के जल को भी क्या है, ऊपरी कटाव करके धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है, जिसको हम सरिता अपहरण, रिवर पायरेसी या स्ट्रीम पायरेसी या रिवर कैप्चर बोल देते हैं। तो यानी कि युवावस्था के अंदर क्या है कि जो सा उत्थान हुआ, यहाँ पर बारिश हुई, बारिश होने के कारण क्या है, सरिताएं का उद्गम हुआ, और सरिताओं ने क्या है, वर्टिकल इरोजन किया, और वर्टिकल इरोजन के कारण क्या है, जो सी ये घाटियां हैं, यानी कि अपर कर्व में इस युवावस्था के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो सी ये घाटियां हैं, ये क्या है, गहरी होती जाएंगी। गहरी का मतलब क्या है कि जो सी घाटियां गहरी होती जा रही है, यानी कि जो सी उसकी सापेक्ष ऊंचाई है युवावस्था के अंदर बढ़ेगी। यहां तक को हम क्या बोल रहे हैं, समय क्या है, युवावस्था। एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमने नदी वाले टॉपिक के अंदर किया था कि नदी की 3 अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और क्या है, वृद्धावस्था। अब हम यहाँ नदी की अवस्थाएं नहीं देख रहे, पर्वत की अवस्थाएं देख रहे हैं। पर्वत की अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है कि जो उनसे ये पर्वत है, एक ही स्थान के ऊपर 3 अवस्थाएं आएंगी। अभी ये युवावस्था में है, जब इसका कटाव हो जाएगा तो यहीं पर आगे वाले जिसके गहराई मैदानी हिस्से की बात नहीं कर रहे, हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इसी पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर तीनों अवस्था ही आएंगी। तो युवावस्था है, युवावस्था के अंदर क्या होगा कि जो सी ये युवावस्था है, युवावस्था में कौन कौन सी यहाँ पर स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे वी शेप वैली बन जाएगी, यहीं पर वी शेप वैली बन जाएगी, गोर्ज बन जाएगा, कैनियन बन जाएगा, वाटरफॉल है, वाटरफॉल, और क्या है, रैपिड्स है। एक बात बतानी है कि युवावस्था के अंदर उत्थान पूरा हो गया था, और उत्थान के बाद जल बहाना स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या है, घाटी दीर्घीकरण किया, उसने घाटी में ऊर्ध्वाधर अपर्दन किया। ऊर्ध्वाधर से क्या है, घाटियां गहरी होगी, लेकिन जो सी चोटियां हैं एज इट इज बनी रही। तो जो सी ये है कि सापेक्ष ऊंचाई बढ़ गई, और जो सा ऊपरी कर्व है उसमें कोई ज्यादा विभिन्नता नहीं आई, लेकिन जो सा लोअर कर्व है वो क्या है, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, समुद्र तल की तरफ, यानी कि घाटियां गहरी होना स्टार्ट हो गई। ये युवावस्था की बात थी। अब जो सा ये पर्वत श्रृंखला थी वो क्या हो जाएगी, अब ये इतनी ऊंची नहीं रही, क्योंकि इसके ऊपर युवावस्था आ ली, और इसकी घाटियां क्या होगी, गहरी गहरी होगी, लेकिन इसके पीक अभी उतने ही बने हुए हैं। जब प्रौढ़ावस्था आएगी, यानी कि घाटियां जितनी गहरी होनी थी वो होली, अब वो क्या है, वर्टिकल इरोजन नहीं करेगी, अब पार्श्विक या लेटरल इरोजन करेगी, पार्श्विक अपर्दन करेगी। तो अब क्या है, घाटियां चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि युवावस्था के बाद डेविस मोदे ने बताया कि इसमें दूसरी अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के अंदर क्या होगा कि जो सी हमारी अपर कर्व है वो भी कम हो जाएगा, और जो सी हमारा लोअर कर्व है वो भी क्या है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, जो सी ये वाली ऊंचाई युवावस्था के अंदर क्या है, सापेक्ष ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घाटियां क्या है, काफी गहरी होगी। आप यहीं से अनुमान लगा सकते हो, कैनियन बन रहा है तो कैनियन का मतलब क्या है, बहुत गहरा बन रहा है, तो उसकी जो सी घाटी और चोटी के बीच में ऊंचाई है, जो सी सापेक्षिक ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो सी हमारी प्रौढ़ावस्था आ गई,
प्रौढ़ावस्था के अंदर क्या होगा कि जो सा हमारा अपर कर्व है और लोअर कर्व है वो क्या है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। नीचे की तरफ आता आता वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चले गए, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ये, कि जो सा हमारा ये है कि अपर कर्व है और क्या है, लोअर कर्व क्या है, शीघ्रता से क्या है, नीचे आना स्टार्ट होते हैं। अब जो सी हमारा ऊपरी कर्व था, अपर कर्व, ये जो सी ऊंचाइयां थी, ये कटाव होने के कारण क्या है, ऊपरी हिस्से में भी क्या है, नीचे की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो सा हमारा ऊपर उठा हुआ स्थलखंड था वो धीरे धीरे नीचे होना स्टार्ट हो रहा है। मध्यवर्ती अवस्था या प्रौढ़ावस्था के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? प्रौढ़ावस्था के अंदर यहाँ पर क्या है, नदी विसर्ग बनेगा, नदी विसर्ग बनेगा, बाढ़ का मैदान बनेगा, बाढ़ का मैदान बनेगा, गोखुर गोखुर झील का निर्माण होगा, प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होगा। डेविस महोदय क्या कहना चाहते हैं कि पर्वत शिखर काफी ऊंचा था, प्रौढ़ावस्था में क्या है, उनकी दीवारों का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है, जो उसकी पीक थी उनका कटाव होना स्टार्ट हो जाता है, जल विभाजक है उनका कटाव होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो सी हमारी निरपेक्ष ऊंचाई है और जो सी हमारी सापेक्ष ऊंचाई है दोनों ही कम होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आती है हमारी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में क्या होगा कि जो सी हमारी चोटियां हैं और बिल्कुल छोटी छोटी गहरी होती चली जाती है। इस वृद्धावस्था को हम थोड़ा सा इस साइड खिसका लेते हैं क्योंकि हमारा ग्राफ छोटा रह गया है, वहां पर थोड़ा सा इसका नीचे बना देते हैं कि जो सी हमारी वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते क्या होगा कि जो सी हमारा समुद्र तल के ऊपर क्या है, नदियां, एक आधार तल का कॉन्सेप्ट है, आधार तल में क्या है, नदी अपने आधार तल से नीचे अपरदन नहीं कर सकती। समुद्र तल क्या है, नदी, बहुत सारी नदियों का आधार तल होती है, यानी कि जहां पर समुद्र का तल है उससे गहराई में नदी अपरदन नहीं कर सकती। यहाँ पर नदी पहुंचते पहुंचते इतनी प्रवणित हो जाती है, ग्रेडेड हो जाती है कि वो आधार तल पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या है, नदी अपरदन कम और क्या है, अपरदन करने के साथ साथ निक्षेपण कार्य करती है, यानी कि बाढ़ के मैदान इत्यादि का क्या है, निर्माण कर देती है। जो से ये वाला डायग्राम है ये क्या है का जो सा मॉडल है उसको क्लियर करता है कि तीन अवस्थाएं आती है कि जो सा हमारा अंतिम में क्या होगा कि जो सा हमारा ऊपर उठा हुआ मैदान था वो बिल्कुल एक समतल मैदान के रूप में बदल जाता है। इस समतल मैदान का नाम उन्होंने समप्राय मैदान, इस मैदान का नाम क्या होगा, समप्राय मैदान या पेनी प्लेन का नाम दिया है। और इसमें कहीं कहीं पर कोई क्या है, वाटर डिवाइड है, थोड़े थोड़े ऊंचे भाग रह जाएंगे कि वो क्या है, मैदान बिल्कुल समतल ना होकर कहीं पर क्या है, छोटे छोटे क्या है, ऊंचे उठे हुए, यानी कठोर चट्टाने हैं, प्रतिरोधी चट्टाने हैं, वो क्या है, ऊपर की तरफ उठे हुए रह जाएंगे। इनको क्या नाम दिया गया है, मोनाडनाक। यानी कि जो सा हमारा सिद्धांत था, सिद्धांत क्या कहता है कि जो सा सबसे पहले कोई स्थलखंड ऊपर उठेगा, फिर क्या है, युवावस्था में उसका कटाव वर्टिकल ज्यादा होगा कि निरपेक्ष ऊंचाई क्या है, निरपेक्ष ऊंचाई कम घटती है, लेकिन जो हमारी सापेक्ष ऊंचाई है वो क्या है, बढ़ जाती है। और उसके पश्चात क्या है, प्रौढ़ावस्था के अंदर घाटियां चौड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, उसके पीक है यानी कि जो निरपेक्ष ऊंचाई है और सापेक्ष ऊंचाई दोनों ही कम हो जाती है। और अंतिम अवस्था वृद्धा अवस्था है, जो सी हमारी ओल्ड एज है, ओल्ड एज में आने के बाद नदियां क्या है, बिल्कुल अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है और जो सा हमारा अंतिम में एक समतल मैदान बन जाता है, जहां पर पहले क्या है, एक पर्वत उठा था, जहां पर एक पूरा का पूरा पर्वत उठा था, वो धीरे धीरे समतल होता होता एक बिल्कुल समप्राय, बिल्कुल समतल नहीं हुआ है, बीच में मोनाडनाक रह गया है कहीं ऊंचे ऊंचे, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, पेनीप्लेन या मोनाडनाक। इस जो सी इस मैदान को हम क्या बोलेंगे, पेनीप्लेन या समप्राय मैदान। और बीच में जो से ऊंचे ऊंचे छोटी छोटी क्या है, प्रतिरोधी चट्टाने रह जाती है, उनको हम क्या है, मोनाडनाक बोलते हैं। यहाँ पर अंतिम अवस्था में बनने वाली अगर स्थलाकृति है तो वो क्या है, कभी कभार डेल्टा बनती है। इसको हम क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पर ले गया मैं, थोड़ा सा अगर मैं कम ऊंचाई पर बनाने की कोशिश करूं तो ये किस तरह का बनेगा कि यहां पर क्या है,
बिल्कुल इस तरह से क्या है, आपने डायग्राम क्या है थोड़ा सा कम ऊंचाई के ऊपर बनाकर दिखाना है। मैंने ज्यादा ऊंचाई के ऊपर बना दिया था कि जो सा अपर कर्व है और क्या है लोअर कर्व है। इस तरह से बिल्कुल भी इन दोनों कर्वों को हम आपस में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जो से मोनाडनाक है वो कई बार क्या है समुद्र तल से ऊपर होते हैं। मोनाडनाक अक्सर समुद्र तल से, कि मैदान तो समतल है, समुद्र तल पर पहुंच गया है, लेकिन बीच बीच में प्रतिरोधी चट्टानें रह गई, जिनको हम क्या है मोनाडनाक बोलते हैं। इस महोदय के अपरदन चक्र को पढ़ने के बाद हम अब इसका मूल्यांकन करते हैं। वैसे तो डेविस महोदय ने काफी सरल व स्पष्ट भाषा में अपने अपरदन चक्र को पेश किया, जिसको क्या है बड़ी आसानी से क्या है समझा जा सकता है, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की। सबसे पहले किन किन पॉइंटों की आलोचना हुई? सबसे पहले तो जो सा इसमें चक्कर शब्द है। चक्कर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज साइक्लिक का मतलब कि जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर दोबारा आ जाना। लेकिन जो सा डेविस महोदय ने अपरदन चक्र स्टार्ट किया है वो क्या है उत्थान से स्टार्ट किया, और क्या है जहां पर वो समतल मैदान में तब्दील हो जाता है वहां पर खत्म हो गया, यानी कि दोबारा से उसी पोजीशन के ऊपर नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो सा चक्कर शब्द है वो क्या है भ्रामक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट चक्कर नहीं बन रहा है, उत्थान से स्टार्ट होता है और क्या है समतल मैदान में खत्म हो जाता है। उसके पश्चात उनसे उसने डेविस महोदय ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था यानी कि मनुष्य की अवस्थाओं से उसकी तुलना की है। कई आलोचकों ने उसकी भी आलोचना की है, यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जो है वो क्या है मनुष्य के ऊपर लागू की जा सकती है, हम प्रकृति के ऊपर लागू नहीं कर। अच्छी आलोचना हुई है। तो डेविस महोदय ने क्या कहा था कि जब तक उत्थान कंप्लीट नहीं होता अपरदन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही कोई किसी स्थान के ऊपर थोड़ा सा भी उत्थान होता है तो अपरदन प्रक्रिया उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है। अपरदन क्रिया ये वेट नहीं करती कि उसका उत्थान कंप्लीट हो उसके बाद उसने अपना कार्य करना स्टार्ट करना। उसके बाद डेविस महोदय ने क्या कहा था कि जो सा हमारा भूदृश्य है वो संरचना, प्रक्रम व अवस्था का प्रतिफल है। लेकिन ऐसा नहीं है। आलोचकों ने क्या कहा कि जो सा हमारा कोई भूदृश्य है वो दो उत्थान की दर और अपरदन की दर के बीच की तुलना के कारण है। यानी कि जो भूदृश्य दिखाई दे रहा है वो क्यों पैदा हुआ है कि उत्थान कितना हुआ है, उसका अपरदन कितना हुआ है, उन दोनों की दर से प्रभावित होता है, ना कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था से प्रभावित होता है। यानी कि ये मुख्य आलोचना थी जो क्या है। उसके साथ साथ डेविस महोदय ने क्या माना था कि उत्थान की प्रक्रिया बड़ी तीव्रता से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्थान की गति काफी मंद होती है। हिमालय पर्वत को उत्पन्न होने में लाखों वर्ष लग गए थे। यानी कि उत्थान की दर तीव्र नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्या है उत्थान की दर तीव्र ही हो। यानी कि ये मुख्य पॉइंट थे जिनके ऊपर क्या है आलोचकों ने डेविस महोदय के अपरदन चक्र की आलोचना की। धन्यवाद।